गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी के क्लास में मैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा था, सबसे पहले मैंने सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन किया, उसके बाद डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, और अभी मैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का डिस्कवरी पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1955 में। 1955 ईस्वी में पैलेडे ने राइबोसोम को एक्सप्लेन किया था। अगर राइबोसोम की मैं बात करूं तो इनसाइड द साइटोप्लाज्मा ये ग्रेनुलर लाइक सेल ऑर्गेनेल्स है, ग्रेनुलर सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस होने के कारण हम लोग राइबोसोम को सेल ऑर्गेनेली के तरह कंसीडर नहीं करते। सो राइबोसोम्स चूंकि मेम्ब्रेनलेस है, तो ड्यू टू द membraneless we can't consider राइबोसोम is a cell organelle। आप मेम्ब्रेनलेस होने के कारण इसको सेल ऑर्गेनेली के तरह कंसीडर नहीं कर सकते और नहीं करते भी हैं। तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली नहीं है, मेम्ब्रेनलेस है। पैलेडे ने इसका एक्सप्लेनेशन किया 1995 में, 55 में। लेकिन इसका मेन फंक्शन इनसाइड द साइटोप्लाज्मा होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कंपोजिशन में देखेंगे आप कि राइबोसोम में 50% प्रोटीन होता है और 50% इसमें आरएनए है। यानी कंपोजिशन में देखिए तो इसका कंपोजिशन 50%, यानी फर्स्ट कंपोजिशन में देखें तो ये 50% आरएनए है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड सेकेंड पार्ट है इसमें 50% प्रोटीन होता है। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन में आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ सेल ऑर्गेनेल्स है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में देखें आप, ये दो तरह का होता है। तो देयर आर
2 types of ribosomes. (70S) and second 80S. 70S type ribosome found in prokaryotic cell. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एंड प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. इसके अलावे ये प्रोकैरियोटिक सेल में है. आप जानते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी यही राइबोसोम होता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स खुद से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जो उसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बनाता है. अब मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में याद रखें, इसमें जो मैंने S लिखा है, जैसे 70S 80S, तो इसमें S स्टैंड फॉर स्वेजबर्ग यूनिट. इसमें S जो है वो स्वेजबर्ग यूनिट को दिखाता है. अब इसमें आप 70S में देखें तो 70S में इसमें 2 लूप होता है, अपर लूप एंड लोअर लूप. अगर हम 70S की बात करें तो इस 70S में ये यूनिट 30S का होता है और ये यूनिट 50S का होता है. लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ दोनों लूप जुड़ जाएगा तो इसमें ओवरऑल जो इसकी मेजरमेंट आएगी वो 70S का आएगा. अब जैसे आप कंसीडर करें कि दोनों का सम यहाँ पर 80S आता है, लेकिन इसको हमने 70S लिखा है. इसका मेन वजह क्या है उस चीज़ को आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट है
और ये लार्जर यूनिट है। तो लार्जर यूनिट जैसे मैंने दिखाया कि ये 50s का है और ये 30s का होता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसकी ओवरऑल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों यूनिट का सम पार्ट ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण अब इसकी एक्चुअल लेंथ जो है अलग अलग, उससे ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि 10s कवर्ड है, यानी ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ता है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण इसका टोटल मेजरमेंट 70s का आता है। तो इसका मेन फंक्शन में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे और क्यों होता है। यहाँ पर इस तरीके से इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब मैं 80s को दिखाऊंगा तो 80s में भी यही बातें होती हैं। 80s के लिए देखिए आप स्ट्रक्चर इसका, तो अपर एंड लोअर यूनिट, जिसमें अपर यूनिट (40s) का होता है और लोअर यूनिट 60s का होता है। लेकिन ओवरलैपिंग के बाद जब ये स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाएंगे तो ये 80s का आएगा। इसका मतलब है कि 20s इसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग के कारण 20s इसमें डिक्रीज करता है। तो फाइनली यूकैरियोटिक सेल में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस फर्स्ट फंक्शन है इसका इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विद द हेल्प ऑफ mRNA tRNA एंड rRNA। ये 3 तरह के RNA होते हैं और ये तीनों तरह के RNA के हेल्प से राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम की अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि राइबोसोम जनरली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एम्बेडेड होता है और कुछ राइबोसोम्स फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं सेल के साइटोप्लाज्मा में। जो एम्बेडेड होते हैं उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसीलिए राइबोसोम को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज यहाँ पर याद रखेंगे। इट इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। चूँकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इसीलिए हम इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन हम राइबोसोम को कहते हैं। तो ये वो राइबोसोम्स है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इम्बेडेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राइबोसोम्स हैं जो फ्रीली सस्पेंडेड होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्मा, उसको हम फ्रीली सस्पेंडेड राइबोसोम इन कहाँ पर होगा, तो साइटोप्लाज्मा में होता है। साइटोप्लाज्मा आर नॉन एज पॉलीजोम, इसको हम पॉलीजोम के नाम से जानते हैं, जो किसी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर सस्पेंडेड नहीं होता, ये फ्रीली एग्जिस्टेंस है इसका साइटोप्लाज्मा के अंदर, उसे हम पॉलीजोम के नाम से जानते हैं। तो फाइनली फंक्शन इसका एक ही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका अगर हम देखें तो इसका काम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस है। तो mRNA, tRNA एंड rRNA की हेल्प से करता है। इसकी सिंथेसिस की मैं बात करूं कि राइबोसोम का सिंथेसिस कौन करता है, तो ये इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखना है कि राइबोसोम सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर का एक पार्ट है और वही न्यूक्लियोलस इस राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। अब होता कैसे है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये डिफरेंट तरह के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा और वही एमिनो एसिड यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता ये है कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जिस मटेरियल्स में mRNA, tRNA और rRNA का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि मैसेज को ये ट्रांसफ़र करता है। ये स्ट्रैंड है mRNA का। ये mRNA डिफरेंट मैसेज को ट्रांसफ़र करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वहाँ से लेकर न्यूक्लियोलस तक। ये mRNA का काम, यानी ये स्ट्रैंड जो आप देख रहे हो ये mRNA का है। इसका काम होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करना, और जैसे ही मैसेज को ये ट्रांसफ़र करेगा तो जिस भी एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, आप जानते हैं कि प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तो उस एमिनो एसिड का एक लिंक बन जाएगा, जो लिंक एमिनो एसिड का प्रोवाइड करेगा ट्रांसफ़र आरएनए को, और ये ट्रांसफ़र आरएनए न्यूक्लियोलस से उस मटेरियल को पहुंचा देगा। कहाँ तक पहुंचा देगा, तो राइबोसोम तक, जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए उस चीज़ के सिंथेसिस को, यानी प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा और फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन का सिंथेसिस है
उसमें मेनली एज ए वर्कर जो काम करता है वो यही तीनों होते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम है सिर्फ मैसेज को राइबोसोम से न्यूक्लियोलस तक ट्रांसफ़र करना, जिसके अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोलस उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र आरएनए पर दे देता है और ट्रांसफ़र आरएनए उस मटेरियल को लेके राइबोसोम तक पहुंचता है। और राइबोसोम में जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए इसमें होता है, यानी लार्जर यूनिट में होता है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। और फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाने के बाद ये प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर उसे गोल्जी अपरेटस को, जहां से वो मॉडिफाई होके डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। बस आप इतना याद रखेंगे, आपके लिए अभी यही काफ़ी है। याद क्या रखना है, तो राइबोसोम का डिस्कवरी पैलेडे ने 1955 में किया। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसके कारण हम इसे सेल ऑर्गेनेल्स में कंसीडर नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर में टाइप में आपने देखा तो ये दो तरह का होता है, 70S एंड 80S। 70S राइबोसोम जो होता है वो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में इसलिए पाया जाएगा कि ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इसमें चूंकि अपना सेल्फ इसका राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। ये यूकैरियोटिक सेल में बस दो ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें यह पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें मेनली 80S राइबोसोम पाया जाता है। फंक्शन में देखें आप तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो mRNA, tRNA एंड rRNA के सहायता से। mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए, tRNA का मतलब है ट्रांसफ़र आरएनए एंड rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीन तरह का राइबोसोम आरएनए होता है जो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में एज ए वर्कर काम करता है। चूँकि इनसाइड द राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए हम इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप 70S और 80S में चूँकि इसको डिवाइड कर लिया था, तो ये किस में क्या कैसे पाया जाएगा इसके बारे में समझ लिया है आपने। इसकी कंपोजिशन को देखा कि इसमें ऑलमोस्ट 50% आरएनए होता है एंड 50% प्रोटीन से बना हुआ ये ऑर्गेनेल्स है। तो इस तरीके से इसके बारे में आपको इतना समझना था जो आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सेंट्रोसोम को पढ़ाऊँगा, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।